अध्याय 5 शेखर जोशी। और शेखर जोशी की जो रचना पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका नाम है गलता लोहा। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये सब कहानी संग्रह है और इनका शब्द चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद। सम्मान में इनको पहल सम्मान मिला है 1997 ईस्वी में, और 1995 ईस्वी में साहित्य भूषण पुरस्कार मिला। 1987 में मध्य प्रदेश महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखना शुरू की, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया नई कहानी आंदोलन। पूरे उठान अर्थात इस जो साहित्य की जो विधा है कहानियों में जो उच्च अवस्था प्राप्त हुई उस को नाम दिया है नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, अर्थात विशिष्ट स्थान है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं। नुक्तों अर्थात बारीक बिंदुओं को पकड़ते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। बहुत विडंबनाएं अर्थात वो विषय जो उपहास के विषय समझे जाते हैं, निंदनीय घटनाएं जो समझी जाती है समकालीन जनजीवन की, तो उनको हम महसूस कर सकते हैं इनकी रचनाओं को पढ़कर। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, अर्थात उस समय के परिवेश, नए मूल्य, आधुनिकतावाद, आर्थिक पक्ष, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, सभी को लक्ष्य करके इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी जीवन में जी रहे हैं, वास्तविकता का हमको अनुभव होता है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। पोलिश जो है ये पोलैंड देश की भाषा है और रूसी रूस देश की भाषा है। तो इन्होंने जो हिंदी में रचनाएं लिखी है उनका अनुवाद हुआ है अंग्रेजी में और पोलिश में और रूसी भाषा में। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। प्रतिनिधि अर्थात मुख्य। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। बेमानी अर्थात महत्वहीन हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। सामाजिक विधि निषेध से अर्थात समाज में जो नियम बने हुए हैं, जो कायदे कानून बने हुए हैं, उनको ताक पर रखकर अर्थात उनको एक तरफ रखकर वो काम कर लेता है जो उस समय के समाज में मनाही होती है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। इसीलिए ये जो कहानी है इसका नाम शेखर जोशी ने लिखा है गलता लोहा। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। अनुगूंज अर्थात प्रतिध्वनि।
निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। निहाई से तात्पर्य है एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहे या अन्य धातुओं को रखकर पीटते हैं। तो उस पर 3 प्रकार की आवाज़ का लेखक ने वर्णन किया है। यदि निहाई पर लाल गरम लोहा है तो उस पर हथौड़े की आवाज़ आती है धप धप, और ठंडे लोहे पर आवाज़ आती है ठनकती सी, जैसी हम स्कूल में घंटी सुनते हैं, टन 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 आवाज़ आती है वैसी। और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, अर्थात हथौड़ी में बल पैदा करने के लिए पहले हल्के हाथ से खाली निहाई पर ही हथौड़ी को पीटते हैं, तो वो जो छोटी सी आवाज़ आती है खनक, उसे वो दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अर्थात उसके जो पिता हैं वो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अब पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान अर्थात जिनके वहाँ वो पुरोहिताई का काम करते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। निश्वास अर्थात अंदर श्वास भरते हैं, लंबी श्वास, उसको कहते हैं गहरा निश्वास भरकर। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित अर्थात मोहन ने अपने पिता की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद अर्थात भोंटी हो गई है और झाड़ झंकाड़ काटने के योग्य नहीं है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। खाली कनिस्तर अर्थात लोहे का डिब्बा, पीपा, उसके ऊपर बैठ गया। उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देखता रहा। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। माँ साहब अर्थात अपने शिक्षक के लिए, गुरुजी के लिए मार साहब बोलते थे, उनको माँ साहब शब्द दिखा है। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। बचपन की यादें जब ताज़ा होती है तो खुले दिल से हंसते हैं, वैसे ही हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, अर्थात बचपन की यादों में खो गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? बचपन की बातें कर रहे हैं वो, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। समवेत अर्थात सम्मिलित स्वर। बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो एक साथ सारे बच्चों का शोर सुनाई देता है, उनकी ध्वनि सुनाई देती है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। बेजोड़ अर्थात उसके जैसा दूसरा कोई बच्चा नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि ये मेधावी छात्र था और सभी बातों में आगे था। इसलिए शिक्षकों को ऐसे मेधावी बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है।
कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी बालक अर्थात जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते थे, उन फिसड्डी बालकों को दंड देने का काम भी मोहन ही करता था। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। हमजोली अर्थात साथ साथ रहने वाले मित्र। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अर्थात धनराम जो निम्न जाति का था और मोहन जो उच्च जाति का था, ब्राह्मण जाति का था, तो इस कारण उस समय की जो जातिगत भावना थी, जातिगत भेदभाव होते थे, उसके कारण निम्न जाति के लोग ये समझते थे कि उच्च जाति के लोग हमारे प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव करें तो उसे सहन करना हमारी व्यवस्था है और उच्च जाति के लोगों का ये अधिकार है। इसलिए प्रतिद्वंदिता की भावना रखना वो सोच ही नहीं सकता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे दर्जे अर्थात तीसरी कक्षा तक। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सट्टाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई, क्योंकि 13 दूना 26 होना चाहिए, लेकिन उसने बोला 13 दूना 24, तो मार साहब ने उसकी पिंडलियों पर संटी अर्थात पतली डंडी जो बच्चों को पीटने के लिए वो काम में लेते थे, गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। हथियार जुटाना होता था अर्थात जिस वस्तु से उनको मार खानी होती थी उसको भी लेकर वही आते थे। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि संटी भी तू ही लेकर आ और उसी को मार खानी है। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। बलि का बकरा अर्थात सजा का पात्र, जिसको जो भी सजा का पात्र बनता था, बच्चा जिसको सजा मिलनी होती थी, वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता था कि मैं पतली सी डंडी लेकर आऊँ ताकि मेरे कम चोट लगे, बल्कि वो ऐसी डंडी लेकर आते थे ताकि मास्टर साहब ये ना कहें कि तू पतली डंडी लेकर आया है या टूट जाए ऐसी डंडी लेकर आया है। तो वो ऐसी टहनी लेकर आते थे जिससे मास्टर साहब को संतोष रहे कि अच्छी टहनी लेकर आया है। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। गोटा लगाना अर्थात रट्टा मारना, रट लगाना, रटना, प्रयास करना, ये गोटा लगाना। तो उसने दिन भर प्रयास किया, दिन भर रटता रहा, लेकिन उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वो फिर लड़खड़ा गया था। तीसरी सीढ़ी अर्थात 13 का पहाड़ा तीन बार तक, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वो फिर लड़खड़ा गया अर्थात अटक गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय कान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। जबान की चाबुक अर्थात व्यंग्य भर दिया उसके दिमाग में कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। विद्या का ताप अर्थात विद्या का प्रभाव, विद्या कहाँ से तेरे अंदर आएगी।
अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। कहने का तात्पर्य है कि यदि उससे गलती हो जाती थी तो धनराम के पिता भी उसे दंड देते थे और वो अपनी पसंद के टहनी से उसे दंड देते थे। लेकिन मास्टर त्रिलोक सिंह क्या करते थे कि धनराम को छूट देते थे कि तू अपनी पसंद की टहनी लेकर आ, और फिर उसको दंड मिलता था। अर्थात उसको स्कूल में भी दंड मिलता था, उसको घर पर भी दंड मिलता था। और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद देते, प्रसाद अर्थात दंड देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। विरासत अर्थात वो जो लोहार का काम करते थे उसको उसने आसानी से अपना लिया और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। मोहन मेधावी छात्र था तो प्राइमरी स्कूल पूरा करने के बाद उसे छात्रवृत्ति मिलने लग गई। तो त्रिलोक सिंह मास्टर की जो भविष्यवाणी थी वो कुछ हद तक इसलिए सिद्ध हो गई क्योंकि वो कहते थे कि एक दिन ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। और ऐसा जब उसको छात्रवृत्ति मिलने लगी तो वंशीधर जी जो कि मोहन के पिताजी थे उनका भी हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। उनका पैतृक धंधा था पुरोहिताई करना। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। आधा पेट भरना अर्थात केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। दारिद्र्य अर्थात गरीबी मिटा दे। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। विद्या व्यसनी अर्थात विद्या या ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले बच्चों के वो उनको उदाहरण देते रहते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। डेरा तय कर दिया अर्थात उसका निवास वहाँ पर बना दिया, उसको उसी घर में रहने के लिए व्यवस्था कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन और कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। घसियारों अर्थात घास काटने वाले लोग, किसान। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पत्ते लाने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। पानी का रेला अर्थात तेज बहाव। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा।
वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा, अर्थात खुशी के आंसू आ गए। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी अर्थात जाति समाज का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। हाथ बटाना अर्थात काम करवाना। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह सभी उससे काम करवाने लगे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अर्थात उन्हें अपमानजनक लगता था कि यदि वो मोहन को अपना नाते रिश्तेदार बताते तो। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। हीला हवाली एक बघेली कहावत है, ये बघेली भाषा की। इसका अर्थ होता है आनाकानी करना या टाल मटोल करना। हीला हवाली अर्थात थोड़ा बहुत टालने के बाद उसने रमेश को निकट के ही एक स्कूल में नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे अर्थात अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। क्योंकि जब मोहन गांव चला जाता था तो रमेश के घर परिवार के लोगों को काम करने में मदद नहीं मिल पाती थी, इसलिए वो उसको वहीं पर रख लेते थे और मोहन के घर वालों से कहते थे कि वो अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वो दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। वो अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वास्तविकता वो नहीं बता पा रहा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वो लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी अर्थात जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जैसे आईटीआई वगैरह, इस तरह के स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। पैरों पर खड़ा होने से तात्पर्य है समर्थ बनने के लिए, सक्षम बनने के लिए। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। स्वप्न भंग अर्थात उनका जो सपना था वो टूट गया था, तो उसकी जानकारी देने में भी उनको लज्जा का अनुभव होता था, साहस नहीं था। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है, अर्थात सचिवालय में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वो बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। वंशीधर जी को लग रहा था कि ऐसा न हो कि मैं जो झूठ बोल रहा हूँ इसका धनराम को भी पता चल जाए या वो महसूस करे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए उन्होंने दांतों में तिनका दबाया और जब उन्हें संतुष्टि हो गई
कि धनराम को पता नहीं चला है मेरे झूठ बोलने का, तो वो आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे अर्थात मन में पीड़ा पहुंचाते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। प्रसंगों अर्थात कई विषयों पर, कई मुद्दों पर दोनों दोस्त आपस में बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए की फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया, मन लगाकर उसकी धार गड़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वो फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। अर्थात ब्राह्मण टोले के या ब्राह्मण बिरादरी के जो लोग हैं वो शिल्पकार लोगों के साथ उठना बैठना अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे, तो उन्हें जो भी बातचीत करनी हो खड़े खड़े कर लेते थे। वहाँ पर बैठना उन्हें मर्यादा के विरुद्ध लगता था। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। अर्थात वो इतना हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि ब्राह्मण समाज के लोगों को कहें कि वो बैठें। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मर्यादाओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। अर्थात मोहन भी गांव की इन सब मर्यादाओं को अच्छी तरह से समझता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। अर्थात धनराम को आश्चर्य हो रहा था कि मोहन ब्राह्मण टोले से संबंध रखता है, फिर भी वो मेरे टोले में आकर यहाँ पर बैठ गया है। तो उसे आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ आकर उसकी दुकान पर बैठते नहीं थे। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वो दूसरे हाथ से हथौड़ी की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। अर्थात एक हाथ से तो धनराम ने पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से मोहन ने पकड़ लिया और उसे स्थिर कर दिया, अर्थात हिलने डुलने से रोक लिया। और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। मोहन का हस्तक्षेप अर्थात उसने जो दखल दिया उसके काम में, वो इतना अचानक हुआ कि धनराम को गलती करने का मौका ही नहीं मिला। अर्थात इतनी जल्दी से उसका कार्य हो गया, शीघ्रता से कार्य हो गया और बिल्कुल सही हुआ लोहे का गोला बनाने का। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। अर्थात धनराम को मोहन ने जो उसकी मदद की उस पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इस बात पर ज़रूर आश्चर्य हुआ कि वो एक पुरोहित खानदान का था, ब्राह्मण टोले का था, और वो शिल्पकार टोले में आकर बैठा और उसके साथ उसने काम किया, और उसे संकोच हो रहा था कि किसी ने देख न लिया हो। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ली की त्रुटिहीन गोलाई की जांच रहा था। धर्म संकट अर्थात उस धर्म संकट में था कि एक उच्च कुल का व्यक्ति उसके टोले में आकर बैठा और उसने ये काम किया उसके साथ, तो ना तो उसे मना कर पाया और ना ही वो चाहता था कि वो इस तरह का काम करे। लेकिन धनराम के संकोच से, असमंजस से, उदासीन अर्थात तटस्थ भाव, विरक्त भाव से मोहन अपने लोहे की छल्ली की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने
धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। अर्थात उसने धनराम की ओर देखकर यह जानना चाहा कि क्या मैंने जो कारीगरी की है ये सही है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक अर्थात जो कुछ बना सकते हैं, सृजना कर सकते हैं, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। इसमें कोई स्पर्धा नहीं थी। जो स्पर्धा स्कूल के समय में जातिगत भेदभाव के कारण थी और पढ़ाई में आगे कुशाग्र बुद्धि और सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के बीच में जो स्पर्धा थी, उस प्रकार की स्पर्धा नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का यहाँ पर भाव था। सिर्फ और सिर्फ संतुष्टता का भाव यहाँ पर था।